हेलो नमस्कार साथियों। एग्जाम्पल 90 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का सेट दोस्तों सेट नंबर 1 देखने हम लोग 40 क्वेश्चन का दोस्तों 9-10 का ये सेट है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से जरूर लगाइएगा। चलिए देखिए, आपका बोल रहा है क्वेश्चन, टाटा स्टील लिमिटेड टिस्को को लो एक्स की आपूर्ति निमित्त में कौन सा खदान करता है दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कलोल नहीं करता है, कोरबा भी नहीं करता है, तो आपका झारखंड का दोस्तों नवागुंडी झारखंड में ही पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है दोस्तों। ये आपका शिवहर है दोस्तों। कौन सा जिला है? शिवहर दोस्तों सबसे गरीब जिला है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक किस वर्ष हुई थी दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। प्रतिशत में बोला गया है, ये सबसे अधिक 1971 में हुआ था जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बिहार के कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र है दोस्तों, जिलों की संख्या है। तो देखिए, क्षेत्र 1 में आपका आएगा 13 जिला दोस्तों। कितना आएगा? 13 जिला दोस्तों। क्षेत्र 2 में आपका 8 जिला आएगा दोस्तों क्षेत्र 2 में। आज क्षेत्र 3 के ए में दोस्तों आपका, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र 3 में आपको कितना जिला आएगा दोस्तों? देखिए, क्षेत्र 1 में दोस्तों आपका 13 जिला आ गया। फिर क्षेत्र 2 में आपका आ गया दोस्तों 8 जिला, और क्षेत्र 3 के ए में दोस्तों आपका आ जाएगा 6 जिला दोस्तों। कितना आएगा? 6 जिला दोस्तों। और क्षेत्र 3 के बी में आ जाएगा 11 जिला दोस्तों। क्षेत्र 3 के बी में 11 जिला दोस्तों। चलिए हम लोग आगे आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, आपका सी होगा आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, रुकिए, क्वेश्चन ही कट गया। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उन शहरों से सही ढंग से, रुक जाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उन शहरों से सही ढंग से मेल खाते हैं जिनमें वे अवस्थित हैं दोस्तों। देखिए, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पटना में दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि ये पटना में स्थित नहीं है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए, आपका है कोझिकोड हवाई अड्डा बेंगलुरु दोस्तों। ये आपका सही है। तृतीय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। ये भी गलत है दोस्तों। कोझिकोड हवाई अड्डा जो बेंगलुरु है ये गलत है आपका, ये भी नहीं होगा। आपका तृतीय लोकप्रिय हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों आपका दोस्तों ये गुवाहाटी है, ये आपका सही है दोस्तों। तीसरा जो है ये आपका सही है। और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, 3 और 4 सही है दोस्तों। देखिए, आपका जो पटना जो दिया है ये नागपुर होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? नागपुर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर दोस्तों। और ये दोस्तों कोझिकोड हवाई अड्डा ये केरल में होगा दोस्तों, कालीकट के निकट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आपका 3 और 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बेलदार जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, कुछ डिस्कशन पढ़िए। बेलदार लगभग 5वीं शताब्दी पहले राजस्थान से आकर बसने को दावा करते हैं। राजस्थान से आकर बसने को दावा करते हैं बेलदार दोस्तों। वे अभी भी आपस में बेलदारी भाषा और बाहरी लोगों से मराठी बोलते हैं और बेलदारी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। समुदाय पूर्णतः अंतर्विवाही और इसमें कई बहुविवाह भी कुल शामिल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कारक भारत के पूर्वोत्तर भागों में रेलवे के अधिक विकसित न होने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो अत्यधिक विक्षेपित स्थलाकृतियाँ, सघन वन, निम्न जनसंख्या घनत्व, भारी वर्षा और बार बार बाढ़ आना दोस्तों।
आपका इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका इसमें एक से अधिक सभी कारण है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फसल उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो गहरी और उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली मृदा, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, में अच्छी तरह से बढ़ती है। फसल जलभराव के लिए अति संवेदनशील है। निम्न वह कौन सी फसल है दोस्तों? तो ये आपका चाय है दोस्तों। कौन सी फसल है? चाय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्न किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कवास जो है ये आपका गुजरात में है दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात में कवास थर्मल पावर स्टेशन स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल संदर्भ में विचार करना। भारत में कच्चे तेल का शुद्ध आयातक है दोस्तों। सही बात है दोस्तों, खरीद के लाता है। भारत पेट्रोलियम और उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है। ये भी बात सही है दोस्तों। भारत प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण को समाप्त कर दे, ये गलत है। वर्तमान में भारत इन क्षेत्रों में कोई अपस्ट्रीम गतिविधियां नहीं की है दोस्तों। ये भी गलत है। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए डिस्कशन देखिए। कच्चे तेल शुद्ध आयातक होने के बावजूद भारत विशेष रूप से निर्यात के लिए डिजाइन की गई है। रिफाइनरियों में निवेश करके पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बन गया है दोस्तों। प्राकृतिक गैस की कीमत सरकार द्वारा अनुमोदित एक फार्मूले के आधार पर तय की जाती है, जो वैश्विक बाजार की कीमतों का चयन करने के लिए कीमतों को जोड़ता है दोस्तों। 3 गलत है। तेल और गैस उद्योगों को आमतौर पर 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अपतटीय, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोस्तों। देखिए अपस्ट्रीम तेल को आमतौर पर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोटेक्शन ईडीपी सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत में रिलायंस और केयर्न इंडिया जैसी कंपनियों द्वारा किया जाता है। अंतर 4 भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है? किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है दोस्तों? विंध्य श्रेणी से आपका बेतवा का उद्गम। तो किसका होता है? बेतवा का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय रेगिस्तान की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, पूछा है दोस्तों। इन्हें मरुस्थलियों के नाम से जानते हैं, ये सही है दोस्तों। ये अरावली पहाड़ियों को उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैसे ये 250 सेंटीमीटर बारिश दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पे दोस्तों जो बारिश होता है वो आपका 250 सेंटीमीटर से 50 डिग्री से भी कम होती है दोस्तों। यहाँ पे 250 छोड़िए 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है दोस्तों। आपका ये 3 गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है दोस्तों? तो हरदोल है, नंदा देवी है दोस्तों। तो कौन नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन कांगतो नहीं है दोस्तों। कांगतो जो चोटी है ये आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों ये गढ़वाल चमोली में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कुछ चोटियाँ देख लीजिए। नंदा देवी दोस्तों गढ़वाल में, चमोली में। कामेत आपका गढ़वाल चमोली में दोस्तों। सुंदर देवी कुमायूं गढ़जात पिथौरागढ़ में। हरडोल कुमायूं गढ़जात पिथौरागढ़ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चोखमा दोस्तों गढ़वाल है, उत्तरकाशी में। सतोपंथ गढ़वाल उत्तरकाशी में। दूनागिरी गढ़वाल चमोली में और केदारनाथ गढ़वाल उत्तरकाशी में है। भागीरथी पर्वत गढ़वाल उत्तरकाशी दोस्तों। गंगोत्री गढ़वाल उत्तरकाशी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित दूरा सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। यह स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? तो गारो पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित तूरा सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। यह वह स्थान किस पहाड़ी में स्थित है? तो गारो पहाड़ी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्वार नद मुख्य पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। कन्नड़ और कर्नाटक के तटीय मैदान में गोवा से मैंगलोर तक फैले हुए हैं। मालाबार तटीय मैदान निचले मैदान जिसे लेगून, पेयजल आदि के अभाव होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये सही है दोस्तों। ज्वारनद मुख्य जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है, ये सही है। फिर आपका बी भी सही है, ए सही है और बी भी सही है दोस्तों। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। और दोस्तों सी भी सही है। कन्नड़ एवं कर्नाटक तटीय मैदान गोवा से मंगलोर तक है दोस्तों। ए बी सी आपका सही है। मालाबार तटीय मैदान निचले लेगून पर ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मालाबार तटीय वन मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है दोस्तों। और यह लेगून, पेयजल आदि व्यापक उपस्थिति के साथ चौड़ा भी है दोस्तों। यहाँ पूछा अभाव है, लेगून और पेयजल आदि का अभाव नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आपका ए बी सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला पाल घाट दर्रा द्वारा अलग होती है दोस्तों? तो नीलगिरी और अन्नामलाई दर्रा पाल घाट द्वारा अलग होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी जीआई टैग बिहार से संबंधित नहीं है दोस्तों? शाही लीची है दोस्तों, कतरनी चावल भी है। और देखिए नवारा चावल ये बिहार से संबंधित नहीं है दोस्तों, क्योंकि नवारा चावल जो दिया गया होगा ये केरल का है दोस्तों। कहाँ का है? केरल का है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। खरीफ के तहत बोए जाने वाले क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। गेहूं और चावल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। भारत में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 चावल की खेती के अंतर्गत आता है दोस्तों। 22 फसलों के लिए अनिवार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य 14 खरीफ फसलों में शामिल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन आपका सब सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नीचे दिए किस्मों में फसल की पहचान कीजिए। अमृता, हर्षिता और पूर्णा दोस्तों, ये किसकी फसल है? तो गेहूं की फसल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी मिट्टी उत्तर गंगा के मैदानों में नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो हाली की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों उत्तर में। लेकिन दोमट मिट्टी, बलथर मिट्टी दोस्तों, ये आपका दक्षिण में पाया जाता है। किस में दोस्तों? दक्षिण गंगा में पाया जाता है दोस्तों ये। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दिया गया है डिटेल दोस्तों, पढ़ लेते हैं। बलथर मिट्टी उत्तर गंगा के मैदान और दक्षिण पठार के बीच पाई जाती है। इसका निर्माण सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ के कारण होता है। यह दूसरों की तुलना में कम उपजाऊ और इसमें जल अवशोषण क्षमता कम होता है। ऐसे मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा और चना है दोस्तों। कैमूर के पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ियाँ तक एक सक्रिय पट्टी में पाई जाती है दोस्तों। चलिए, बिहार भारत का पूर्वी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। और यह पूरी तरह से भूमि से घिरा राज्य है। बिहार भौगोलिक सीमाओं की साझा करता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड दोस्तों। नेपाल के साथ उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखिए। गंगा और सिंधु के मैदान इलाकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। गंगा और सिंधु के मैदानी क्षेत्र लगभग 2400 किलोमीटर लंबे और 240-320 किलोमीटर चौड़े हैं दोस्तों। यह 4 अलग अलग नदी प्रणालियों की घाटियों द्वारा निर्मित सिंधु गंगा को देखिए, गोदावरी इसमें नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये आपका गलत हो गया, एक सही हो जाएगा। चलिए, गंगा, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्रा से ये मैदान बना है दोस्तों। आपका केवल एक सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी जलवायु परिस्थितियाँ लेटराइट मृदा के निर्माण का कारण बनती है दोस्तों? तो ये बनता है आपका आंध्र शुष्क जलवायु मिट्टी दोस्तों। कौन बनता है? आंध्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनता है दोस्तों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मृदा के प्रकार और उपयुक्त जलवायु मैदानी क्षेत्र। दोस्तों देखिए जलोढ़ मृदा दोस्तों उत्तरी मैदान में, काली मृदा ढक्कन के पठार के ज्वालामुखी क्षेत्र में, लाल और पीली मृदा दोस्तों गर्म समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा ये आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। शुष्क मृदा ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लवणीय मृदा दोस्तों तटीय क्षेत्र, शुष्क जलवायु और निम्न मृदा तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पीट मृदा दोस्तों अधिक वर्षा उच्च आर्द्रता में पाया जाता है। पीट मृदा दोस्तों वन मृदा उच्च ऊंचाई और वन क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी फसल प्राकृतिक रूप से 12 मासीय है लेकिन वार्षिक फसल के रूप में उगाई जाती है? दोस्तों ये आपका कपास होगा। दोस्तों कौन सा फसल होगा? कपास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है? दोस्तों तो बिहार में 23% कृषि क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस स्थान पर भारत में बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है? दोस्तों मोकामा में। कहाँ पे है दोस्तों? मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। बौद्ध सर्किट हाल ही में खबरों में निर्मित कथों विचार करते। तो बौद्ध सर्किट एक मार्ग है जो बुद्ध के नक्शे कदम पर नेपाल और लुम्बिनी से भारत में बिहार से होते हुए भारत में उत्तर प्रदेश के सारनाथ और कुशीनगर तक जाता है। दोस्तों यह पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रमुख कार्यक्रम स्वदेश दर्शन योजना है। इस साइटों से वर्तमान में देश भर में विदेशी पर्यटकों के लिए आगमन के लिए 6% प्राप्त होता है। दोस्तों आपका सभी स्टेटमेंट सही है। दोस्तों चलिए हम लोग एक से अधिक होगा इसमें। दोस्तों सभी सही है। चलिए देखिए नर्मदा सोन नदी किस प्रकार अपवाह तंत्र का अनुमान करती है? दोस्तों नर्मदा सोन दोस्तों आपका रेडियल जल निकासी तंत्र है। दोस्तों कैसा है? रेडियल जल निकासी तंत्र। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का निर्माण किस प्रकार डेल्टा से होता है? दोस्तों ये चापाकार डेल्टा से होता है। किस प्रकार दोस्तों? चापाकार डेल्टा से होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह चापाकार का आकार का डेल्टा है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। डेल्टा वितरिकाओं और द्वीपों से बना है। दोस्तों यह सुंदरबन नामक घने जंगलों में आच्छादित है। डेल्टा का मुख्य भाग दलदल है और उच्च ज्वार के दौरान समुद्री जल द्वारा कवर किया जाता है। दोस्तों एडिशनल देखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों देखिए चापाकार यह एक पंखे के आकार का डेल्टा है जहां केंद्र में अधिकतम निक्षेपण होता है और डेल्टा मोटे अवसादों से बने होते हैं जैसे गंगा, सिंधु, नील, बोलगा, राइन आदि नदियों से। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग पंजाकार डेल्टा। देखिए दोस्तों डेल्टा का अनियमित आकार जो तटरेखा के बाहर पानी में फैलता है। लहरों की क्रिया से नदी की क्रिया अधिक मजबूत होती है। निक्षेपण वितरिकाओं के साथ साथ होता है, उसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। चलिए और हम लोग देखते हैं दंताकार डेल्टा। देखिए दोस्तों यह दांत के आकार का होता है और यह रूप है जहां नदी की एक सीधी तटरेखा पर तलछट गिरती है जैसे स्पेन में एब्रो डेल्टा और इटली में तिबेर डेल्टा। दोस्तों ये सब दंताकार डेल्टा का उदाहरण है। दोस्तों देखिए ज्वार नदमुख। देखिए दोस्तों ज्वार नदमुख जो है यह तब बनता है जब एक नदी लंबे संकीर्ण मुहाना में भर जाता है जो अंततः अवसादों से भरी जाती है। नदियों के उन मुहाने को जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात समुद्री जल में डूबे जाते हैं और महासागरीय धाराएं नदियों द्वारा लाए जाते हैं। जैसे देखिए नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। तो ये सब ज्वार नदमुख बनाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जेट धारा की गर्त के नीचे का क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र होता है। जेट धारा के गर्त के नीचे का क्षेत्र चक्रवाती स्थिति बनाता है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका
जेठ धारा के नीचे जो चक्रवाती बनाता है वो आपका सही है दोस्तों। देखिए, जेठ धारा के गर्त के नीचे जो क्षेत्र अब चक्रवाती स्थिति बनाता है वो आपका क्वेश्चन सही है दोस्तों, आपका 2 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय मौसम भारत में सर्दियों के मौसम का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो ये हेमंत नहीं करता है दोस्तों, ये शिशिर करता है। चलिए नीचे ऑप्शन होगा शिशिर करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, कारकों को पहचानना दोस्तों। यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, यहाँ तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, वार्षिक तापांतरण कम होता है दोस्तों, वार्षिक तापांतरण कम नहीं होता है दोस्तों, ये आपका गलत है। यहाँ चरम जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है दोस्तों, आपका चरम जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है, ये भी गलत है। देखिए, यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, यहाँ तापमान 1 सही है दोस्तों, आपका 1 सही है, 2 भी सही है और 3 भी। तो यहाँ वार्षिक तापांतरण कम होता है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। दक्षिण भारत की जलवायु के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका 1, 2, 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नागालैंड किस देश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों? तो म्यांमार के साथ। किसके साथ दोस्तों? म्यांमार के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जर्मन सहयोग। देखिए यहाँ पे गलत है दोस्तों, जर्मन सहयोग से नहीं हुआ, ये रूस के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग से हुआ। ये यहाँ पे जर्मन जो है गलत है, रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1959 में किया गया, ये गलत हो गया आपका। लो अयस्क दिल्ली राजहरा खदानों से कोयला कोरबा और कराली कोयला क्षेत्र में आता है दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। और यह संयंत्र कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों। यह संयंत्र कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग पर देखिए दिल्ली कोलकाता, ये गलत है दोस्तों, दिल्ली कोलकाता पे नहीं, मुंबई पे है दोस्तों। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है दोस्तों, ये आपका गलत है। उत्पादित इस्पात का बड़ा हिस्सा विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड को जाता है, आपका 2 और 4 सही है दोस्तों, 2 और 4 आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतास में पायराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, आपका सही है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये देखना नहीं है, चलिए देखते हैं हम लोग। ये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है और राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के बाद सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, ये सही है। फिर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निर्धारित और परिभाषित है दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय कौन सही है? तो राष्ट्रीय उद्यान मानव गतिविधियों की अनुमति है दोस्तों, मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, यहाँ पे ये लाइन आपका गलत है दोस्तों। देखिए, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्व मानसून का कारण है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामगंगा नदी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किससे होकर प्रभावित होती है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा दोस्तों रामगंगा नदी प्रभावित होती है दोस्तों। किससे? जिम कॉर्बेट से दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी डैश के गुण के कारण विशेष रूप से बारिश के में से प्रभावित फसलों को शुष्क मौसम के दौरान भी बनाए रखने में मदद करती है दोस्तों। तो स्वतः जुताई होगा, क्या होगा दोस्तों? बी नंबर आपका स्वतः जुताई। चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्वतः जुताई होता है दोस्तों इसमें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डैश एक प्रकार की मृदा अन्य प्रकार की तुलना में अधिक महीन कण होता है दोस्तों, ये मृणमय मृदा होता है। कौन सा दोस्तों? मृणमय मृदा होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, बलुई मृदा दोस्तों हो जाता है आपका मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, उसे बलुई मृदा कहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जो आमतौर पर वायु से भरे होते हैं, उनमें जल धारण क्षमता नहीं होती है दोस्तों।
वो बलून मृदा होती है। देखिए मृदा दोस्तों, यह मृदा छोटे कणों का अनुपात अधिक होता है, इसमें उनमें जल धारण क्षमता होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए दुमटी मृदा। तो मृदा में छोटे और बड़े कणों का समान अनुपात है, मृदा में छोटे और बड़े कणों का समान अनुपात होता है, गाद से मिलकर बनती है। सटीक जल धारण क्षमता और ह्यूमस होते हैं, सटीक जल धारण क्षमता और ह्यूमस होते हैं दोस्तों। मृदमय मृदा में अधिक अन्य कणों की तुलना में अधिक महीन कण मृदा होती है दोस्तों। दुबटी मृदा दोस्तों, दुबटी मृदा जो है, दुबटी मृदा में मृदा के छोटे और बड़े कणों का समान अनुपात होता है, गाद मिलकर बनता है, सटीक जल धारण क्षमता और ह्यूमस होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, कश्मीर घाटी में हिमनदों की मृदा और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप को हिमनद से जोड़ा जाता है, जिन्हें कहा जाता है दोस्तों करेबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेबा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग ये सेट कंप्लीट हुआ दोस्तों। यहाँ से आप लोगों का 40 क्वेश्चन दोस्तों क्वालिटी रहेगा, आप लोग इसको भी जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए निम्न में कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है दोस्तों? कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो देखिए लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लोगों की शक्ति जिन्हें जनता से चुना और उसके पास होना चाहिए, ये सही है दोस्तों। तो देखिए गलत हमको छांटना है। तो एक लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले हारने की उचित संभावना होती है, ये भी सही है दोस्तों। देखिए लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार किसी सत्ता या नियम द्वारा सीमित नहीं होती है, ये गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। देखिए लोकतंत्र की विशेषता देखिए तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता ने चुना है उसके पास होनी चाहिए। लोकतंत्र एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान में सत्ता में रहने वाले के हारने की उचित संभावना होती है। फिर देखिए लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट को एक महत्व होना चाहिए। लोकतंत्र सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है दोस्तों। और चलिए 29वें लोकतंत्र के साथ पहली लहर चरम में था दोस्तों। 1922 में जब बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेता बनते हैं तो चीज़ें बदलने लगती है। नव स्थापित लोकतंत्र मुख्य रूप से पतन से प्रभावित थे, क्योंकि वे फांसीवाद, अधिनायकवादी और सत्तावादी आंदोलन के आक्रमण विकास का सम्मान नहीं करते थे दोस्तों। देखिए इटली और स्पेन और पुर्तगाल में अधिनायकवादी प्रकार के शासन का उदय देखा गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे कहते हैं दोस्तों संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन संविधान का मूल संरचना का हिस्सा नहीं है दोस्तों? इसमें सभी है दोस्तों। संविधान के संघीय चरित्र है, कानून का शासन है, न्याय तक प्रभावी पहुँच है और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र दोस्तों। आपका सभी हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों, सब सही दिया गया दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं मारिए आप। चलिए संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का चरित्र देखिए गणतंत्रात्मक सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप होता है। फिर संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र होता है, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता एकता, फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा और संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश, भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, और किसी व्यक्ति की स्थिति और अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता और विवेक, धर्म की स्वतंत्रता, कानून के सरकार और पुरुषों की नहीं यानी कानून की शासन दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा अर्धसंघीय रचना दोस्तों। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र आपका जो नहीं होगा, ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद सभी है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषता, संविधान सबसे लंबा लिखित है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, कठोरता और लचीलापन मिश्रण है, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय व्यवस्था है, अर्धसंघीय संरचना भी है दोस्तों। और देखिए फिर है संसदीय सरकार स्वरूप, संसदीय संप्रभुता, न्यायपालिका सर्वोच्चता, संघ का संचालन, विधि का शासन, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति से सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों। सभी आपका दिया गया है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, एकल नागरिकता, शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, सलाहकार सहकारी समितियां दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज था दोस्तों। एक महिला आयोग जो दहेज थी, संविधान में एक संशोधन नहीं थी दोस्तों, ये गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला भी ये भी गलत है दोस्तों। आपका जो था वो आपका संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय में से एक है। इसकी स्थापना 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत किया गया दोस्तों आपका। फिर नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के प्रावधानों में ध्यान रखते हुए देश में महिलाओं की दुर्दशा, दमन और अन्य प्रकार की हिंसा को सामना करने के लिए उन्हें ध्यान में रखते हुए इन आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश में महिला समुदाय के समग्र विकास के लिए पहल करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार जबरन श्रम पर प्रतिबंध क्या दर्शाता है? शोषण का विरुद्ध अधिकार दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? शोषण के खिलाफ अधिकार है दोस्तों। ये आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में कौन सा तंत्र सत्य है दोस्तों? राष्ट्रों के बीच एक दूसरे की संस्कृति और साहित्य के प्रति परस्पर सम्मान आदर, ये गलत है दोस्तों। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवीय स्वरूप वाली समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, ये आपका सही है दोस्तों। आपका केवल 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, विस्तार की चुनौती, चैलेंज ऑफ द एक्सपेंशन के संदर्भ में विचार करना। स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, एक संप्रभु और क्रियात्मक राज्य की स्थापना करना, संघ की सभी इकाइयों के खिलाफ सभी इकाइयों के लिए संघीय सिद्धांतों का विस्तार, महिला और अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करना दोस्तों। तो क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों। तो आपका अस्थायी सरकार के अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, ये आपका सही है। फिर संप्रभु और क्रियात्मक राज्य की स्थापना, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा। फिर आपका संघ के आपका बी गलत है दोस्तों। संघ की सभी इकाइयों के संघीय सिद्धांतों को विस्तार करना और महिलाओं के अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना दोस्तों। आपका ACD होगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कौन में है। आपका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लोकतंत्र में चुनौती देने वाला कोई नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। विभिन्न बिंदुओं पर लोकतंत्र पूरी दुनिया में गंभीर चुनौतियों का सामना करना। एक चुनौती सिर्फ कोई समस्या नहीं है। कठिनाई एक चुनौती है जो महत्वपूर्ण और इसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, चुनौती एक ऐसी कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति को अवसर लेकर आती है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अधिकांश स्थापित लोकतंत्र को विस्तार की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इनमें सभी क्षेत्र, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न स्थानों के लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांतों को लागू करना शामिल है। फिर देखिए, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना और संघ की सभी इकाइयों के लिए संघीय सिद्धांत का विस्तार, महिलाओं, अल्पसंख्यक समूहों का समावेश इत्यादि चुनौती के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि न्यायपूर्ण न्यूनतम निर्णय लोकतंत्र निर्णय के क्षेत्र में बाहर रहने वाले भारतीय सहित अधिकांश देश अमेरिका जैसे अन्य अधिकारों को चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए,
1950 के मूल संविधान में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता का मान्यता दी गई दोस्तों, आपका ये सही है। 73वां संशोधन में राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों निकायों के साथ कुछ शक्तियों और राजस्व साझा करने की आवश्यकता थी दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव संचालन पर्यवेक्षण सभी चुनाव, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। और जिला परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव ये चुनाव नहीं करता है, चुनाव उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जाता है, सभी नहीं दोस्तों, सभी जिला परिषद सभी सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे। आपका देखिए सिर्फ एक और दो सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहली अनुसूची दिया गया है दोस्तों, पहली अनुसूची आपका हो जाएगा दोस्तों, पहली अनुसूची में आपका हो जाएगा भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का नाम दोस्तों, पहली अनुसूची अनुसूची ए में होगा दोस्तों। चौथी में हो जाएगा दोस्तों आपका 11वीं अनुसूची, देखिए दोस्तों ग्रामीण स्थानीय सरकार हो जाएगा, 12वीं शहरी स्थानीय निकाय दोस्तों। चलिए अब पहली और चौथी में हो जाएगा आपका दोस्तों संसद, पहली में देखिए दोस्तों, पहली में हो जाएगा आपका भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम, और चौथी में हो जाएगा संसद के ऊपरी सदन में भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन, और 11वीं में हो जाएगा दोस्तों 11वीं अनुसूची में आपका दोस्तों 11वीं में ग्रामीण स्थानीय सरकार हो जाएगा, 12वीं में शहरी स्थानीय सरकार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आपका दो सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बोला गया भारतीय संविधान के अर्ध संघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारिणी शक्तियों का वितरण प्रावधान करती है। सही है दोस्तों, प्रत्येक राज्य में और केंद्र में एक संसद के लिए एक विधानसभा का प्रावधान है। इसे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और जिसका सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। आपका ए, बी और सी तीनों से है दोस्तों। संविधान या संविधान के अनुच्छेद 3 में एक संघीय राज्य के लिए प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ए बी सी तीनों सही है दोस्तों। कौन कौन है? ए बी सी तीनों सही दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, स्त्री अपशिष्ट रूपन निषेध अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया दोस्तों? स्त्री अपशिष्ट रूपन दोस्तों तो 1986 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन भारत जैसे लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का सही है दोस्तों? भारत सरकार में जनमत के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना, सार्वजनिक निर्णय लेने वाले चुनने के लिए नागरिकों के एक साथ लाना, और समय समय पर या आवश्यक हो तो सरकार को बदलना, और एक प्रत्याशी पार्टी के समर्थन का आधार दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। एक प्रतिस्पर्धी पार्टी प्रणाली का समर्थन करने के लिए, ये नहीं दोस्तों। आपका एक सही हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारत में चुनाव आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो आपका हो जाएगा संविधान में निहित मूल्यों के बनाए रखने और समानता, इक्विटी, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, चुनावी शासन के अधिच्छिन्न के कानून का शासन, चुनावी प्रक्रिया व जागरूकता को बढ़ावा देना, उच्च स्तर की विश्वसनीयता, निष्पक्षता, न्यायिक पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाना, आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्य डैश थे दोस्तों। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में संविधान सभा की समितियों और उनके उद्देश्य का कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? संघ शक्ति समिति केंद्र सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है, ये सही है दोस्तों। गलत को खोजना है। फिर अल्पसंख्यक उप समिति धार्मिक और भारत से, ये भी सही है, रक्षा करना। और संविधान सभा में कार्य समिति संविधान के प्रारूप परे संविधान की शक्तियों प्रारूपण से परे संविधान सभा की शक्तियों के कार्य का निर्णय, ये गलत है दोस्तों, ये संविधान में वर्णन नहीं किया गया। चलिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो पूर्व में एक राजनीतिक दल थी और किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई दोस्तों? इसे 2019 में राजनीतिक मान्यता दिया गया था दोस्तों। कब? 2019 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसे वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया दोस्तों। 4 राज्यों इसकी उपस्थिति है, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड में दोस्तों। पार्टी की स्थापना PN संगमा ने की दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या है। एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी पार्टी जो 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है। और राज्य की पार्टी दोस्तों वह पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल मतों के कम से कम 6% हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जीतती है, उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। देखिए, संसद सत्र किस काल से शुरू होती है दोस्तों? तो प्रश्न काल से शुरू होती है संसद सत्र दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो लाल कृष्ण आडवाणी थे दोस्तों। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 2002 से 2004 में गृह मंत्री के अलावा भूमिका नहीं थी दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिए नेक्स्ट 2043 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थाओं चुनाव संचालन करवाता है। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाता है दोस्तों। संविधान 73वां 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। एल में देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का आवेदन एल में होते हैं 43 के एल में। और एम में दोस्तों कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होने वाला भाग है। एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना दोस्तों। चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं चुनाव संचालन करता है? तो 243 के में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मौलांकर थे दोस्तों। कौन थे? गणेश वासुदेव मौलांकर दोस्तों। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करते सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी दल का नेता होता है, ये भी सही है। लोकसभा का चुनाव सामान्यतः प्रत्येक 3 वर्ष पर, ये गलत है दोस्तों। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों, ए और बी आपका सही था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान संशोधन देश द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। संविधान संशोधन आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे संसद दिया गया, संसद होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए आपका ये भी गलत है। 5 वर्ष 62 वर्ष, इसमें ये 6 वर्ष 62 वर्ष होगा तो ये आपका उच्च न्यायालय का हो जाएगा। 5 वर्ष और 62 उच्च न्यायालय का दोस्तों। और 6 वर्ष और 65 वर्ष जो है ये आपका हो जाएगा महान्यायवादियों का हो जाएगा। और 3 वर्ष और 65 वर्ष होगा ये केंद्रीय सूचना आयुक्तों का होगा। 3 वर्ष और 65 वर्ष दोस्तों। चलिए देखिए आपका सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रादेश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न से किस अनुच्छेद में किया जाता है दोस्तों?
प्रदेश जारी मतलब रीट दोस्तों, ये अनुच्छेद 226 में किया जाता है। चलिए, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस अधिनियम से, तो 2005 में दोस्तों, ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को किस संविधान से लिया गया है, तो आपातकाल दोस्तों ये लिया गया है 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या सही है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। सही बात है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी मंत्री को निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। ये आपका गलत है दोस्तों। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये सही है। राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। आपका 1, 3, 4 होगा दोस्तों। 1, 3, 4 दोस्तों आपका सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में विचार कीजिए। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों का आवंटन से संबंधित है। आरक्षण है दोस्तों, आवंटन संबंधित है, ये आपका सही है दोस्तों। 8वीं अनुसूची भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। आपका तीनों सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक से अधिक हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो देखिए NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का अध्यक्ष का 3 साल अवधि से 65 वर्ष तक नहीं, तो 3 साल अवधि होता है दोस्तों, लेकिन इसका 65 वर्ष नहीं हुआ, यहाँ पे 70 वर्ष की आयु से प्राप्त पद तक रहते हैं दोस्तों। ये आपका गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि 65 वर्ष दिया गया था। जो सही है उसको देखिए। सदस्यों को हटाए जाने केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संभव है, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच से साबित हो जाता है तो दोस्तों सही बात है। और देखिए तीसरा, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की है और इनका कोई बाध्यकारी दायित्व तो नहीं होता, ये भी सही है दोस्तों। आपका 2 और 3 सही है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, सही बात है दोस्तों। इसकी सरकार का संसदीय स्वरूप है दोस्तों, ये भी सही है। सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों में निहित है, ये भी सही है दोस्तों। यह एक एकीकृत प्राधिकरण प्रदान करता है, ये गलत है दोस्तों। कुछ मामले ये दोनों संघीय हो जाता है दोस्तों, इसलिए 1, 2, 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया दोस्तों। सरकार की व्यवस्था को चुना गया, तो देखिए राष्ट्रपति, संसदीय और संघीय होगा दोस्तों। क्या होगा, रुक जाइए और ऑप्शन देखते हैं। नहीं दोस्तों, संसदीय और संघीय 100% होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया, तो संसदीय और संघीय के रूप में दोस्तों। चलिए देखिए संसदीय और संघीय क्या है दोस्तों। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की संसदीय व्यवस्था है। भारत द्वारा अपनाई गई सरकार की प्रणालियां संसदीय और संघीय रूप है दोस्तों। संसदीय व्यवस्था सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप है जिसमें संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधि वाली पार्टी सरकार बनाती है दोस्तों, जिसका नेता प्रधानमंत्री बनता है दोस्तों। संघवाद सरकार का वह व्यवस्था है जिसमें एक ही क्षेत्र पर 2 स्तर की सरकारों का नियंत्रण होता है। सरकार की एक संघीय व्यवस्था सरकार की शक्ति को राष्ट्रीय और राज्य स्थानीय स्तरों के बीच विभाजित करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सरकार की संसदीय एक संघीय व्यवस्था को सरकार की संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को भारत द्वारा चुना गया दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी डर या बाहरी प्रभाव के कानून के शासन को कायम रखती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता दोस्तों। आपका बी
सही है दोस्तों। सर्वोच्च नहीं दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगा। क्या होगा? न्यायपालिका का स्वतंत्रता होगा दोस्तों। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगा दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघवाद हो गया, पथनिरपेक्ष हो गया, शक्तियों का पृथक हो गया, सरकार के अक्षीय रूप दोस्तों, ये नहीं होगा। संघवाद, पंथनिरपेक्ष और शक्तियों का पृथक्करण है दोस्तों, लेकिन सरकार की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ये आपका गलत है, ये अमेरिका में है दोस्तों, इसलिए केवल आपका डी यहाँ पे गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय के सदृश के साथ अगर सरकार को संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है तो जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है, यहाँ विद्यालय प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सदृश होगा दोस्तों? तो ये कार्यपालिका होगा। क्या होगा दोस्तों? कार्यपालिका होगा दोस्तों। मतलब कानून बनाने का संस्था है दोस्तों, वहाँ से नियम कानून बनता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग 1969 में बीपी मंडल अध्यक्ष के रूप में दोस्तों 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी सिफारिशें 1990 तक अनुपयोगी पड़ी रही। बीपी सिंह सरकार ओबीसी के लिए 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। राजनीतिक दल और एक दबाव समूह के अंतर क्या होता है दोस्तों? देखिए, तो राजनीतिक समूह सत्ता की तलाश नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं दोस्तों, यही आपका अंतर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली की सरकारें के बारे में निम्न कौन सा कथन विचार कीजिए? राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, सही बात है। वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा 4 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल के चुने जाते हैं, ये भी सही। राष्ट्रीय प्रतिनिधि संसद को भंग नहीं कर सकता, राष्ट्रपति प्रतिनिधि सदन को भंग नहीं कर सकता। आपका तीनों सही है दोस्तों, आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत यूएस में कैसे हुए थे दोस्तों? तो नागरिक अधिकार जो हुआ था यूएस में दोस्तों, वे समान अधिकार, नस्लीय भेदभाव समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप होता है, आपका वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों।